गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपको जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारकों पर आपसे चर्चा की। सबसे पहला कारक हमने आपको बताया था मृदा का तापमान। मृदा का तापमान किस तरीके से जल अवशोषण की क्रिया को प्रभावित करता है, ठीक है, इस पर हमने आपसे बात की। मृदा का तापमान, टेम्परेचर ऑफ सॉइल, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि मृदा का जो अनुकूलतम तापक्रम होता है वो 20 से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस होता है, और इस तापक्रम पर पौधे जो होते हैं वो अधिकतम जल का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन किया जाता है। इस तापक्रम पर पौधे अधिकतम जल का अवशोषण करते हैं। उसके पश्चात मैंने बताया यदि मृदा का तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाए तब जल का अवशोषण कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, वाटर एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। यदि मृदा का तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस से क्या हो जाए, अधिक हो जाए, तब भी जल अवशोषण की दर कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। दूसरा मैंने आपको बताया मृदा विलयन की सांद्रता। कौन से? मृदा विलयन की सांद्रता। देखो, मृदा विलयन की सांद्रता में मैंने आपको दो बातें बताई। मृदा के अंदर खनिज लवणों की मात्रा, मृदा में खनिज लवणों की मात्रा यदि अधिक होगी, खनिज लवणों की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। खनिज लवणों की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। तो आपको मैं बता दूं मृदा विलयन की सांद्रता भी कैसी होगी, अधिक होगी। खनिज लवणों की सांद्रता अधिक होगी तो मृदा विलयन की सांद्रता भी कैसी होगी, अधिक होगी। ये मैंने आपको बताया था। यदि विलयन कैसा है, अधिक सांद्र है, ध्यान से सुनना है मैं क्या कर रहा हूं। यदि अधिक सांद्र विलयन है, विलयन कैसा है, अधिक सांद्र विलयन है, तो जल अवशोषण कैसा हो जाएगा, कम होगा। जल अवशोषण कैसा होगा, कम होगा, ठीक है। यदि विलयन कैसा है, मृदा में विलयन कैसा है, तनु है, तो जल अवशोषण कैसा होगा, अधिक होगा। ये दूसरे बिंदु पर आपसे बात की थी, मृदा विलयन की सांद्रता। तीसरा मैंने आपको पॉइंट पे बात की थी मृदा वातन। मृदा वातन पर आपसे चर्चा की और आपको बताया था मृदा वातन के ऊपर हमने बताया कि जिस मृदा का मृदा वातन जितना अधिक होगा, जिस मृदा का मृदा वातन जितना अधिक होगा उसके द्वारा जल अवशोषण क्या हो जाएगा, अधिक होगा। यदि मृदा का जल, आपको बता दूं मृदा का जल वातन जितना कम होगा, मृदा का जल वातन कब होगा, जब मृदा कैसी होगी, जलाक्रांत होगी। यानी कि जब हम किसी मिट्टी में अधिक पानी दे देते हैं या अधिक सिंचाई कर देते हैं, तो अधिक पानी देने पर या सिंचाई करने पर जल वातन कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। और जल वातन जब कम हो जाता है तो मृदा में जल अवशोषण की जो क्षमता होती है, दर होती है, वो भी कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। ये क्या कहलाएगा, मृदा वातन। और सबसे अंतिम बिंदु पर आपसे बात की थी हमने अवेलेबल वाटर, जिसको बोलते हैं प्राप्य जल, प्राप्य मृदा जल, अवेलेबल सॉइल वाटर। ये चौथा कारक था जिस पर मैंने आपसे चर्चा की। आपको मैंने बताया कि पौधे जो होते हैं वो सर्वाधिक रूप से केसी का जल को ही क्या करते हैं, मृदा से प्राप्त करते हैं, ठीक है। केसी का जल एक प्रकार से प्राप्य जल पौधे के लिए होता है, क्योंकि यह जल पौधे को आसानी से क्या हो जाता है, उपलब्ध हो जाता है। मैंने उसके बाद आपको जल धारण क्षमता के बारे में बताया था, और जल धारण क्षमता के बारे में मैंने आपको बताया कि गुरुत्वीय बल के द्वारा मृदा से जल का निष्कासन करने के पश्चात में मृदा में जो जल शेष बचता है उसे ही क्या कहा जाता है, जल धारण क्षमता, या उसे क्षेत्र क्षमता कहा जाता है। दूसरा अगला पॉइंट हमने आपसे बात की थी स्थायी मिलानी प्रतिशत। जब उगे हुए पौधे की पत्तियों में पहली बार क्या आ जाए भैया, पहली बार स्थायी रूप से वो पत्तियां मुरझा जाए तो उसे स्थायी क्या कहते हैं, मिलानी प्रतिशतता कहते हैं।
और मैंने आपको बताया कि किसी भी पादप के लिए, ठीक है, जल अवशोषण की आदर्श स्थिति कब होती है? जब जल धारण क्षमता और स्थायी मिलानी, ठीक है, स्थायी मिलानी प्रतिशतता का परिक्षेत्र, ठीक है, क्या वो दोनों का परिक्षेत्र अगर समान होगा तो उस स्थिति के अंदर आदर्श रूप से क्या होगा? जल अवशोषण की क्रिया होगी। यहां तक हमने लास्ट वीडियो में आपसे चर्चा की, ये हमने आपको वापस रिकॉल कर दिया है। आज जो हम आपसे टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो बोर्ड एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस सवाल को कई बार, इस परिभाषा को कई बार क्या है बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है, और जिस सवाल को मैं बोल रहा हूं रसारोहण क्या है, ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेंट ऑफ शेप, हम आपसे बात करने जा रहे हैं रसारोहण, ठीक है। आइए बात करते हैं रसारोहण क्या है, ठीक है। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो रसारोहण क्या है। रसारोहण के प्रदर्शन के बारे में हम एक प्रयोग को आपको समझाएंगे, और सबसे बात करेंगे सबसे अंत में रसारोहण की क्रियाविधि के बारे में। किसके बारे में? रसारोहण की क्रियाविधि पर आपसे क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ, देखिए लेसन नंबर हमारा 6 चल रहा है और ये पार्ट लगभग एंडिंग की ओर बढ़ रहा है। वाटर एब्जॉर्प्शन एंड एसेंट ऑफ शेप इन प्लांट्स। आज का जो टॉपिक है वो है रसारोहण, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं एसेंट ऑफ शेप। रसारोहण क्या है, ठीक है। देखिए रसारोहण को मैं आपको समझाने का हम यहां पर प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। देखिए भी देखिए ये जड़ें होती हैं पौधे के अंदर, ये क्या होते हैं? मूल रोम होते हैं, ये मृदा के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। मृदा के पार्टिकलों के मध्य में क्या भरा होता है? जल भरा होता है। इस जल को क्या करते हैं? मूल रोम क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं, ठीक है। मूल रोम क्या कर सकते हैं? इस जल को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। मूल रोम इस जल को अवशोषित करके मूल से किस में आता है? तने में आता है। तने से पत्ती और पौधे के विभिन्न जो भाग होते हैं वहां आता है, और पौधे के सबसे शीर्ष भाग तक, सबसे टॉप पार्ट तक क्या है? जल क्या हो जाता है? स्थानांतरित हो जाता है। कहां से स्थानांतरित हो जाता है? मूल से, ठीक है। मूल से लेकर के टॉप भाग तक क्या है? जल का स्थानांतरण हुआ है। तो इसे क्या कहते हैं? रसारोहण कहते हैं। एक परिभाषा मैंने आपको यहां पर निकाल दी है। क्या परिभाषा हुई? कि मृदा से जल अवशोषण, ठीक है। मृदा से जल अवशोषण, या हम कह सकते हैं मृदा से जल मूल रोमों द्वारा अवशोषित होकर, मृदा से जल मूल रोमों द्वारा अवशोषित होकर पौधे के शीर्ष भाग व अन्य भागों तक, ठीक है, तनु विलयन के रूप में पहुंचने की क्रिया को ही रसारोहण कहते हैं। क्या कहते हैं? रसारोहण कहते हैं। अब आप देखिए कि मृदा से इन मूल रोमों ने जल का क्या किया? अवशोषण किया, ठीक है। और जब जल अवशोषित होगा तो जल ऊपर की तरफ जा रहा है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल किसकी ओर लग रहा है? नीचे की ओर लग रहा है। यानी कि जल जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल के किस ओर जा रहा है? विपरीत दिशा की ओर क्या कर रहा है? गति कर रहा है, स्थानांतरित हो रहा है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में पौधे के अंदर जल का क्या हो रहा है? परिवहन होता है। उसे क्या कहा जाता है? रसारोहण कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जड़ों के द्वारा, ठीक है, या मूल के द्वारा मृदा से अवशोषित जल को गुरुत्वाकर्षण के विपरीत पौधे के, गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत पौधे के ऊपर चढ़ने की क्रिया को, कहां पर? पौधे के ऊपर चढ़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? रसारोहण कहते हैं। यानी कि मृदा से अवशोषित जो जल होता है, वो जड़ों के माध्यम से, वो जल जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में क्या करता होता है? परिवहन होता है, गति करता है। उसे क्या कहा जाता है? रसारोहण कहते हैं।
रसारोहण की परिभाषा क्या हुई कि मूल द्वारा मृदा से अवशोषित जल को गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत पौधे में ऊपर चढ़ने की क्रिया को ही क्या कहा जाता है, रसारोहण कहा जाता है। पादपों में जल का जो स्थानांतरण होता है, ध्यान से सुनिएगा, पादपों में जल का स्थानांतरण होता है, तो जल के स्थानांतरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है वो संवहन ऊतक की होती है, वैस्कुलर बंडल की होती है, ठीक है। और संवहन ऊतक दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और दूसरा कौन सा होता है, फिलोएम। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, जाइलम की होती है, ठीक है। आपको बता दूं पादपों में जल का स्थानांतरण होता है वो किसके द्वारा होता है, जाइलम की वाहिका और वाहिनिकाओं के द्वारा, वेसल्स एंड ट्रैकिड्स के द्वारा होता है। पादपों में जल का जो स्थानांतरण होता है, मूल जो होती है वो जल को स्थानांतरित किस में कर रही है, तने में, तने से किसमें हो रहा है, पत्तियों में, पौधे की शाखाओं में, पौधे के शीर्ष भाग में। तो यहाँ पर क्या पाया जाता है, जाइलम पाया जाता है, और यही जाइलम में क्या होती है, वाहिका और वाहिनिकाएं होती हैं। वाहिका और वाहिनिकाओं के द्वारा ही जल क्या होता है, स्थानांतरित होता है। इसलिए मैंने बोला कि पादपों में जल का जो स्थानांतरण होता है वो जाइलम की वाहिका और वाहिनिकाओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, वाहिका, वेसल्स और वाहिनिका, जिनको हम ट्रैकिड्स के नाम से जाना जाता है, इन दोनों के द्वारा जल का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। तो पादपों में जल का स्थानांतरण जाइलम की वाहिका एवं वाहिनिकाओं के द्वारा होता है। इज इट क्लियर? देखिए अब हम रसारोहण के मार्ग को समझाने के, रसारोहण का मार्ग किस प्रकार से होता है, यानी कि पौधे में जो जल होता है, ठीक है, वो मूल से ऊपर की ओर जाता है, अर्थात जो जल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में किस तरीके से पौधे के विभिन्न भागों में जाता है, या ऊपर की ओर या विपरीत दिशा में किस तरीके से जल चढ़ता है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। इसको दर्शाने के लिए, रसारोहण के मार्ग को दर्शाने के लिए हम यहाँ पर एक प्रयोग आपको समझाने जा रहे हैं। देखिए बालसम एक पौधा होता है, बालसम की एक जाति है जिनको मैं बोल देता हूं एम्पली, ठीक है, एम्पीटेंस, एम्पीटेंस नाम की एक जाति होती है। वैसे आप बालसम ही याद रख लीजिएगा। देखिए बालसम पौधे की जो जड़ें होती हैं, बालसम पौधे की जड़ को हमने सबसे पहले क्या कर लिया, उसको काट लिया। ये जड़ को हमने यहां से काट लिया, जैसे ये बालसम पौधे की जड़ है, उस बालसम पौधे की जड़ को क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं। काट लेने के पश्चात, ठीक है, हम बात करने जा रहे हैं रसारोहण के मार्ग, रसारोहण के मार्ग, रसारोहण के मार्ग को प्रयोग द्वारा समझाइए। ठीक है, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, रसारोहण के मार्ग को प्रयोग द्वारा समझाइए। तो रसारोहण के मार्ग को हम प्रयोग द्वारा आपको बताने जा रहे हैं। हम क्या है, कनाडा बालसम है, सॉरी बालसम का पौधा है, उस बालसम के पौधे की जड़ के टुकड़े को हमने क्या कर लिया, काट लिया। ठीक है, इस जड़ के टुकड़े को काटने के पश्चात हम क्या लेते हैं, एक बीकर लेते हैं, और बीकर में क्या है, ये बीकर के अंदर क्या भरा होता है, सैफरनिन भरा होता है, सैफरनिन। ठीक है, तो बीकर के अंदर क्या भरा हुआ है, सैफरनिन। इस सैफरनिन के घोल में जो हमने यानी कि जो बालसम की जड़ है, उस जड़ को इसके अंदर क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। डाल दिए हुए, डालने के पश्चात इस मूल के कटे हुए भाग को लगभग 2 घंटे तक हम सैफरनिन के घोल में डाल करके रखते हैं। ठीक है, 2 घंटे के पश्चात हम क्या करते हैं कि इस कनाडा बालसम की, ध्यान से सुनना, 2 घंटे के पश्चात हम क्या करते हैं कि ये जो बालसम की जो पत्तियां होती हैं, उनकी सिराएं कैसी दिखाई देती हैं, पत्ती की, कनाडा बालसम की पत्ती की जो सिराएं होती हैं वो कैसे दिखाई देने लग जाती है, लाल रंग की दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है, लाल रंग की देती है। बालसम पौधे की जो पत्तियां होती हैं, पर्णवृंत होता है, उसकी जो शाखाएं होती हैं, यदि उनका भी हम यदि अनुप्रस्थ काट करके देखें, अनुप्रस्थ काट करके देखें, तो अनुप्रस्थ काट करके देखने पर, किससे देखने पर, सूक्ष्मदर्शी से। ठीक है, बालसम पौधे की पत्तियां हैं, ठीक है, पर्णवृंत हैं, उनके शाखाएं हैं, उन शाखाओं के अनुप्रस्थ काट को
सूक्ष्मदर्शी से यदि देखा जाए, किससे देखा जाए, सूक्ष्मदर्शी से यदि देखा जाए तो हम देखते हैं कि सैफरन का जो लाल रंग होता है, सैफरन का जो लाल रंग होता है वो केवल जाइलम नलिकाओं के अंदर ही क्या है, दिखाई देता है, जाइलम ट्यूब्स के अंदर ही दिखाई देता है। इस प्रयोग से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पादपों में रसारोहण केवल जाइलम ऊतकों के द्वारा ही होता है। पादपों में रसारोहण केवल किसके द्वारा होता है, जाइलम ऊतकों के द्वारा ही होता है। एक बार फिर हम आपको इस एक्सपेरिमेंट को समझा रहे हैं, रसारोहण के मार्ग को प्रयोग द्वारा हम समझाने। यहाँ पे क्या है, एक बालसम का पौधा होता है, उसकी जड़ को क्या किया जाता है, काट लिया जाता है। काटने के पश्चात उस जड़ को सैफरन के घोल से भरे हुए बीकर में उसे क्या है, उस कटे हुए मूल के टुकड़े को डाल दिया जाता है। 2 घंटे तक उसे रखा जाता है। रखने के पश्चात कुछ समय पश्चात हम उस बालसम की पत्ती की सिराओं को देखते हैं। तो बालसम की जो पत्ती की सिराएं वो कैसे दिखाई देती है, लाल रंग की दिखाई देती है। बालसम पौधे की जो पत्तियां होती हैं, पर्णवृंत होता है, और उसकी जो शाखाएं होती हैं, वो शाखाओं पर मैंने आपको बताया, शाखाओं का यदि अनुप्रस्थ काट काट करके यदि उसे सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए तो सैफरन का जो लाल रंग होता है वो केवल किसमें दिखाई देता है, जाइलम के नलिकाओं में ही दिखाई देता है। इस प्रयोग से हमें ये स्पष्ट संदेश मिलता है, या इस प्रयोग से हमें ये स्पष्ट ज्ञात होता है कि पादपों में रसारोहण की जो क्रिया होती है वो केवल और केवल किसके द्वारा होती है, जाइलम के द्वारा होती है। ठीक है, तो ये रसारोहण के मार्ग को हमने आपको एक प्रयोग के जरिए हमने यहाँ पर आपको बताया। अब हम बात करते हैं रसारोहण की क्रियाविधि। ठीक है, देखिए हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सेप, रसारोहण की क्रियाविधि। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रसारोहण की क्रियाविधि। रसारोहण की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ ascent of shape, ascent of shape, रसारोहण की क्रियाविधि। देखिए रसारोहण की क्रियाविधि पर आपसे बात करने जा रहे हैं। मैंने आपको अभी बताया कि रसारोहण की क्रिया के दौरान जो पौधे होते हैं उन पादपों में गुरुत्वीय बल के विपरीत, गुरुत्वीय बल नीचे की ओर लग रहा है और उस गुरुत्वीय बल के विपरीत जल कहां चढ़ता है, ऊपर की ओर चढ़ता है। और ऊपर की ओर चढ़ने की क्रियाविधि को, ठीक है, स्पष्ट करने के लिए हमारे बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, हमारे अनेक वैज्ञानिकों ने अनेक सिद्धांत दिए हैं। ठीक है, और उन सिद्धांतों को 3 वर्गों में क्या है, बांटा गया। मैंने आपको बताया कि रसारोहण के दौरान क्या होता है कि पौधे में गुरुत्वीय बल के विपरीत, गुरुत्वीय बल नीचे की ओर लग रहा है, गुरुत्वीय बल के विपरीत जल जो होता है वो ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। और इस ऊपर की ओर चढ़ने की क्रियाविधि को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए हमारे बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं। इनमें से हम 3 सिद्धांतों को, इन सिद्धांतों को 3 वर्गों में क्या है, बांटा गया है। इन सिद्धांतों को कितने वर्गों में बांटा गया है, 3 सिद्धांतों के अंतर्गत क्या है, बांटा गया है। ठीक है, तो रसारोहण की क्रियाविधि को हम मुख्य रूप से 3 सिद्धांतों के अंतर्गत क्या है, बांटते हैं। देखिए पहला जो सिद्धांत है वो है जैव बल सिद्धांत, जैव बल सिद्धांत। इंग्लिश में इसको बोलते हैं विट्टल फोर्स थ्योरी, VITL, विट्टल फोर्स थ्योरी। वैसे अनेक वैज्ञानिकों ने इसमें अपने मत प्रदर्शित किए, इसलिए हम यहाँ पे थ्योरीज लिख रहे हैं, THEORIES। ठीक है, दूसरा जो सिद्धांत दिया गया है वो मूल दाब सिद्धांत दिया गया है, मूल दाब सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है, मूल दाब सिद्धांत, जिसको बोलते हैं रूट प्रेशर थ्योरी, रूट प्रेशर थ्योरी।
रूट प्रेशर थ्योरीज कर दिया है, क्योंकि इस सिद्धांत में भी कई वैज्ञानिकों ने अपनी क्या है यहाँ पर भूमिका निभाई है मूल दाब सिद्धांत के अंदर। तीसरा जो सिद्धांत है वो है भौतिक बल सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? भौतिक बल सिद्धांत। भौतिक बल सिद्धांत, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फिजिकल फोर्स थ्योरी। फिजिकल फोर्स थ्योरी, THEORIES, ठीक है, भौतिक बल सिद्धांत। देखिए हम बात करते हैं जैव बल सिद्धांत के बारे में कि जैव बल सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत के अनुसार मैं बता दूं कि रसारोहण है जो एक जैविक क्रिया होती है। इस सिद्धांत में ये बताया गया है, कौन से सिद्धांत में? जैव बल सिद्धांत में। जैव बल सिद्धांत में बताया गया है, या हम कह सकते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार रसारोहण कौन सी प्रक्रिया होती है? एक जैविक प्रक्रिया होती है या जैविक क्रिया होती है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं तना जो होता है, इस सिद्धांत में क्या है कि तने की जो जीवित कोशिकाएं होती हैं, तने की कौन सी कोशिकाएं होती है? जीवित कोशिका। और तने की जो जीवित कोशिकाएं होती हैं उनमें क्या होती है? विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं। जब तने की जीवित कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं तो वहां पर एक जैव बल क्या होता है? उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? एक जैव बल क्या होता है? उत्पन्न होता है, जिसे हम जैव बल सिद्धांत कहते हैं। इसलिए यहां पर 3 जैव बल सिद्धांतों का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। कितने जैव बल सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है? 3 जैव बल सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। एक बार फिर बता रहे हैं जैव बल सिद्धांत क्या है। यानी कि जैव बल सिद्धांत जो होता है, इस सिद्धांत के अनुसार रसारोहण क्या है? एक जैविक क्रिया है। रसारोहण कौन सी क्रिया है? एक जैविक क्रिया है, ठीक है। और इस जैविक क्रिया के अंदर ये बताया गया है कि तने की जो जीवित कोशिकाएं होती है, उन जीवित कोशिकाओं के अंदर विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं होती हैं। और जब जैविक क्रियाएं वहां पर उत्पन्न होती है तो वहां पर क्या है? जैव बल क्या हो जाता है? उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? जैव बल उत्पन्न हो जाता है। और यहाँ पर 3 प्रकार के जैव बल सिद्धांतों का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। वो 3 प्रकार के जैव बल सिद्धांत कौन कौन से हैं? पहला देखिए, जैव बल सिद्धांत कितने हैं? 3 प्रकार के हैं। पहला है गॉडले-वस्की का रिले पंप सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? गॉडले-वस्की का रिले पंप सिद्धांत। रिले पंप सिद्धांत, ठीक है। ये सिद्धांत जो दिया गया है वो 1884 के अंदर दिया गया है। उसके पश्चात दूसरा जो सिद्धांत है वो स्ट्रासबर्गर नाम का एक वैज्ञानिक था, ठीक है, या बर्गर, जिसने 1891 में एक सिद्धांत दिया था जिसे जैव बल सिद्धांत के नाम से क्या है? जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जैव बल सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और तीसरा जो सिद्धांत दिया गया है वो सर जेसी बॉस के द्वारा दिया गया है। जेसी बॉस ने स्पंदन का सिद्धांत दिया है। जेसी बॉस का स्पंदन का सिद्धांत, जेसी बॉस का स्पंदन का सिद्धांत पल्सेशन थ्योरी के नाम से इसे जानते हैं। पल्सेशन थ्योरी, पल्सेशन थ्योरी के नाम से इसे क्या है? जाना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं गॉडले-वस्की का रिले पंप सिद्धांत, ठीक है। देखिए इस सिद्धांत के अनुसार क्या बताया गया है, ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जो जाइलम होता है, ठीक है, जाइलम क्या है? एक संवहन ऊतक होता है। पादपों के अंदर जाइलम क्या है? एक संवहन ऊतक होता है। और जाइलम के अंदर मृदु ऊतक, यानी कि जाइलम मृदु ऊतक, ठीक है, जाइलम मृदु ऊतक। और दूसरी कौन सी किरणें होती हैं? मज्जा किरणें, पिथरेज। जाइलम मृदु ऊतक और जो मज्जा किरणें होती हैं, जाइलम मृदु ऊतक और मज्जा किरणें होती हैं, ये जीवित कोशिकाओं के परासरण दाब में क्या करती है? निरंतर रूप से क्या करती है? परिवर्तन करती है।
निरंतर रूप से जो परिवर्तन होता है उसे हम आवर्ती परिवर्तन भी कहते हैं। और इसी निरंतर परिवर्तन के कारण ही पादपों में क्या होता है, रसारोहण होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इस सिद्धांत में गोडलेवस्की ने रिले पंप सिद्धांत में क्या बताया है, इस गोडलेवस्की ने ये बताया है कि पादपों के अंदर जाइलम क्या होता है, मृदु ऊतक होता है। जाइलम पैरेन्काइमा, मृदु ऊतक को क्या बोलते हैं, पैरेन्काइमा। जाइलम मृदु ऊतक और कौन सी किरणें होती हैं, मज्जा किरणें, पित्तरेज। ठीक है, जाइलम मृदु ऊतक और मज्जा किरणें जो होती हैं, ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा और मृदु ऊतक, जाइलम मृदु ऊतक और मज्जा किरणें होती है। ये जीवित कोशिकाओं के अंदर, कौन सी कोशिकाओं के अंदर, जीवित कोशिकाओं में या सजीव कोशिकाओं में क्या करती है, परासरण जो दाब होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, उस परासरण दाब के अंदर क्या होता है, आवर्ती परिवर्तन होता है। और आवर्ती परिवर्तन होने के कारण ही क्या होता है, कौन सा परिवर्तन होता है, आवर्ती परिवर्तन होता है। और इसी आवर्ती का मतलब बार बार उसके परासरण दाब में क्या होता है, परिवर्तन, जिसे क्या कहते हैं, गोडलेवस्की का जैव बल सिद्धांत कहा जाता है। और इसी के कारण क्या होता है, रसारोहण होता है। इसी के कारण क्या होता है, रसारोहण। तो गोडलेवस्की ने ये बताया कि भाई जाइलम जो जीवित कोशिकाएं होती हैं उनमें जाइलम पैरेन्काइमा और मज्जा किरणें होती हैं। ये जाइलम पैरेन्काइमा और मज्जा किरणें जो होती हैं वो जीवित कोशिकाओं में परासरण दाब की आवृत्ति में परिवर्तन कर देता है, जिसके कारण ही रसारोहण होता है। ये गोडलेवस्की ने अपने रिले पंप सिद्धांत में 1884 में कहा था। देखिए, उसके बाद आता है स्ट्रासबर्गर नाम का वैज्ञानिक। देखिए, स्ट्रासबर्गर नाम के वैज्ञानिक ने क्या कहा है, इन्होंने भी ये कहा है कि जीवित कोशिकाएं जो होती हैं, कौन सी कोशिकाएं, लिविंग सेल्स, पादपों के अंदर जो जीवित कोशिकाओं के अंदर जो रसारोहण की क्रियाविधि होती है, ठीक है, उन जीवित कोशिकाओं का रसारोहण से कोई सीधा संबंध नहीं होता है। जीवित कोशिकाओं का रसारोहण की क्रियाविधि से कोई सीधा संबंध नहीं होता है। एक बार फिर सुन लीजिए, जीवित स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि जो जीवित कोशिकाएं होती हैं उन जीवित कोशिकाओं का रसारोहण की क्रियाविधि से कोई सीधा संबंध नहीं होता है, परंतु जीवित कोशिकाओं की जो उपस्थिति होती है, उस पादप में जीवित कोशिकाओं की उपस्थिति होती है, उस उपस्थिति से ही रसारोहण की क्रिया के लिए अनुकूल वातावरण का क्या होता है, निर्माण होता है। रसारोहण की क्रिया के लिए अनुकूल वातावरण जो प्राप्त होता है वो कौन सी कोशिकाओं से होता है, जीवित कोशिकाओं से होता है। अर्थात जीवित कोशिकाओं से, ठीक है, अनुकूल, ठीक है, वातावरण का निर्माण होता है। किसके लिए होता है, रसारोहण की क्रिया के लिए होता है। तो स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने 1891 में जीवित कोशिकाओं की रसारोहण की क्रियाविधि का जो संबंध है वो सीधा संबंध नहीं होता है, ऐसा इस वैज्ञानिक ने बताया। और इन्होंने बताया कि जो जीवित कोशिकाओं की उपस्थिति से ही रसारोहण की क्रिया के लिए अनुकूल वातावरण का क्या होता है, निर्माण होता है। सबसे अंत में हम आपसे बात करने जा रहे हैं सर जेसी बॉस ने। देखिए, सर जेसी बॉस ने एक पौधे पर अपना प्रयोग किया जिसका नाम है भारतीय टेलीग्राफ, इंडियन टेलीग्राफ प्लांट, टेलीग्राफ, भारतीय टेलीग्राफ नाम का एक पौधा है जिसका नाम है डेस्मोडियम गायरेंस। जिसका नाम क्या है, डेस्मोडियम गायरेंस, डेस्मोडियम गायरेंस। भारतीय टेलीग्राफ जो पादप होता है उसका दूसरा नाम क्या है, डेस्मोडियम गायरेंस। इज इट राइट? तो जेसी बॉस ने 1923 में स्पंदन का सिद्धांत दिया था, ठीक है। और इसी जेसी बॉस ने सबसे पहले स्पंदन का सिद्धांत देने से पहले उन्होंने भारतीय टेलीग्राफ यानी कि डेस्मोडियम गायरेंस नामक पौधे पर अपना क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था।
ठीक है, इंडियन टेलीग्राफ प्लांट पर अपना एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने अपने इस सिद्धांत से क्या निष्कर्ष निकाला ये आपको बताने जा रहे हैं। इन्होंने बताया कि पादपों में जो रसारोहण होता है, इस सिद्धांत के अनुसार पादपों में रसारोहण जो होता है वो तने की कॉर्टेक्स, ठीक है, तना जो होता है उसमें कॉर्टेक्स होता है। देखो ये सबसे बाहर की तरफ क्या होती है, एपिडर्मिस होती है, ठीक है। एपिडर्मिस के नीचे यहां पर क्या होता है, ये कॉर्टेक्स की कोशिकाएं होती हैं। ये एपिडर्मिस हो गई, एपिडर्मिस की कोशिका, ये कौन सी हो गई, कॉर्टेक्स की कोशिका। कॉर्टेक्स की कोशिकाओं के नीचे यहां पर क्या पाए जाते हैं, ऊतक पाए जाते हैं। एक क्या है, पैरेन्काइमा पाया जाता है, एक क्या पाया जाता है, कोलेन्काइमा पाया जाता है, तीसरा क्या पाया जाता है, स्क्लेरेन्काइमा पाया जाता है, और यहां पर फिर क्या पाया जाता है, ये एंडोडर्मिस पाई जाती है, एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस के नीचे इस तरीके की संरचना पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैम्बियम के नाम से जानते हैं। सॉरी, कैम्बियम नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे पेरिसाइकल कहते हैं, क्या। और पेरिसाइकल के अंदर अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या है, ये मज्जा होती है, ये क्या होती है, मज्जा होती है। तो जगदीश चंद्र बोस ने बताया कि ये कॉर्टेक्स वाला क्षेत्र होता है। कौन सा क्षेत्र होता है, तने का कॉर्टेक्स वाला भाग होता है। और कॉर्टेक्स के सबसे भीतर की कोशिका, कॉर्टेक्स के सबसे भीतर की कोशिकाएं ये होती है, ये वाली, जो एंडोडर्मिस के क्या होती है, समीप होती है। कौन किसके संपर्क में होती है, एंडोडर्मिस के समीप होते हैं या एंडोडर्मिस के संपर्क में होते हैं। तो कॉर्टेक्स के अंदर की तरफ जो कोशिकाएं होती है और जो किसके संपर्क में रहती है, एंडोडर्मिस की क्या होती है, संपर्क में होती है। बात समझ में आ गई। तो एंडोडर्मिस के संपर्क में ये क्या होती हैं, कोशिकाएं होती हैं। और यही कोशिकाएं क्या करती है, नियमित रूप से लयबद्ध क्या करती है, स्पंदन इनके अंदर होता है। और लयबद्ध स्पंदन होने के कारण ही इनमें क्या होता है, रसारोहण की क्रिया होती है। क्या होती है, रसारोहण की क्रिया होती है। एक बार फिर मैं बता रहा हूं कि जेसी बॉस ने, जगदीश चंद्र बॉस ने स्पंदन का सिद्धांत दिया 1923 में। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट भारतीय टेलीग्राफ पौधे पर किया था, जिसे डेस्मोडियम गायरेंस के नाम से जानते हैं। आपको हमने बताया कि इन्होंने बताया कि पौधे का जो कॉर्टेक्स होता है, पौधे के तने का जो कॉर्टेक्स के भीतर की जो कोशिकाएं होती हैं, जो किसके समीप होती है, किसके संपर्क में होती है, एंडोडर्मिस के संपर्क में होती है। इन कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, इन कोशिकाओं के अंदर क्या होती है, नियमित रूप से लयबद्ध क्या होता है, स्पंदन होता है। और लयबद्ध स्पंदन होने के कारण ही इनके अंदर क्या होती है, रसारोहण की क्रिया होती है, जिसे हम जैव किस नाम से जानते हैं, जिसे हम जैव बल सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो आपको मैंने बताया कि जैव बल सिद्धांत जो दिया गया है, ठीक है, जैव बल जो सिद्धांत है, इस जैव बल सिद्धांत के अंदर 3 जैव बल सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। नंबर 1 गॉडलेविस्की, नंबर 2 स्ट्रास बर्जर और नंबर 3 जेसी बॉस। एक बार फिर मैं आपको इनका रिपीट करने जा रहा हूं। गॉडलेविस्की का रिले पंप सिद्धांत, जो इन वैज्ञानिक ने 1884 में दिया। इन्होंने बताया कि पादपों की जो जीवित कोशिकाएं होती हैं उनमें जाइलम, पैरेन्काइमा और मज्जा किरणें पाई जाती हैं। जाइलम, पैरेन्काइमा और मज्जा किरणें होती हैं और जीवित कोशिकाओं में पाई जाती है। जीवित कोशिकाओं में परासरण दाब जो होता है उसमें आवर्ती परिवर्तन होता है, और आवर्ती परिवर्तन होने के कारण ही पादपों में रसारोहण की क्रिया होती है। दूसरा सिद्धांत स्ट्रास बर्जर नामक वैज्ञानिक ने 1891 में दिया, और इन्होंने क्या कहा है कि जीवित कोशिकाओं का रसारोहण, जीवित कोशिकाओं का रसारोहण की क्रिया विधि का सीधा कोई संबंध नहीं होता। जीवित कोशिकाओं का रसारोहण की क्रिया विधि से कोई सीधा संबंध नहीं होता है, लेकिन जो जीवित कोशिकाओं की उपस्थिति से ही रसारोहण की क्रिया के लिए अनुकूलतम वातावरण प्राप्त होता है। ऐसा किसने कहा था, स्ट्रास बर्जर ने कहा था। अगला सिद्धांत है जेसी बॉस का,
जेसी बॉस, जगदीश चंद्र बॉस ने स्पंदन का सिद्धांत 1923 में दिया। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट भारतीय टेलीग्राफ या डेस्मोडियम गायरेस नामक पौधे पर किया। इस सिद्धांत के अनुसार पौधे में रसारोहण की क्रिया, पौधे में जो रसारोहण होता है वो तने के कॉर्टेक्स के भीतर की जो या भीतरी कोशिकाएं जो होती हैं जो एंडोडर्मिस के संपर्क में होती है, इन कोशिकाओं में नियमित रूप से क्या होता है, स्पंदन होता है। इस नियमित रूप से स्पंदन के कारण ही पादपों में रसारोहण की क्रिया होती है, जिसे जगदीश चंद्र बोस का स्पंदन सिद्धांत के नाम से उसे जाना जाता है। आज हमने आपसे जैव बल सिद्धांत, तीनों जैव बल सिद्धांतों को हमने यहाँ पर अध्ययन कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम मूल दाब सिद्धांत पढ़ेंगे, रूट प्रेशर थ्योरी पढ़ेंगे और भौतिक बल सिद्धांत पढ़ेंगे, फिजिकल फोर्स थ्योरी, जिसमें हम डिक्सन और जॉली के सिद्धांत जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, जो कई बार आपसे क्या है एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसलिए कल आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मूल दाब सिद्धांत और भौतिक बल सिद्धांत, ये दो ही सिद्धांत इसमें अभी शेष बचे हैं। टिल देन टेक केयर भाई कोरोना, बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक्स वेरी मच।